उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का काम आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब कुछ ही मीटर ड्रिलिंग का काम बाकी है। आज देर रात तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद हैं। सीएम धामी ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की है और ढांढस भी बंधाया है। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं, यह सबसे बड़ा अपडेट है। और मौके पर 41 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल की टीम भी तैनात है। मजदूरों के लिए 41 बेड का अस्पताल भी तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकेगा। एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट आपको उत्तरकाशी के टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी बता दें। 12 दिन का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। कुछ ही मीटर की जो ड्रिलिंग है वो बाकी है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने मजदूरों से बातचीत भी की थी, ढांढस बंधाया था और रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों के इलाज के लिए मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है और अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कर सभी मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मथुरा में ब्रज रज उत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी सीधे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, पूजा अर्चना की। इसके बाद वो ब्रज रज उत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने जन्मस्थान के गर्भगृह और भागवत भवन में दर्शन किए। ब्रज रज उत्सव में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के रूप में अपनी प्रस्तुति दी है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। आपको बता दें कि 14 नवंबर से शुरू हुआ ब्रजरज उत्सव 27 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसे लेकर श्री कृष्ण के भक्तों में खासा उत्साह है। तो एक तरफ आज राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन जयपुर में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महादेव ऐप और लाल डायरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने जिस व्यक्ति से जबरदस्ती गवाही ली है वो कह रहा है कि इन सब बातों से उनका कोई संबंध ही नहीं है। अशोक गहलोत के आरोपों पर कांग्रेस के नेता रायपुर के शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र के खिलाफ सीएम भूपेश ने लड़ाई लड़ी है। केंद्रीय एजेंसियों ने अड़चन पैदा करने की कोशिश की है। सीएम अशोक गहलोत तथ्यों के आधार पर बात कह रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सीएम भूपेश को छोड़ देश में किसी भी मुख्यमंत्री पर सट्टे खिलाने का आरोप नहीं है। महादेव ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो बड़ी जिम्मेदारी से कही होगी, तथ्यों के आधार पर कही होगी। और यह बात छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पे, छत्तीसगढ़ की पहचान पर केंद्र सरकार की एजेंसियों का हमला है। देखिए, सिर्फ महादेव का मामला नहीं, यहां जितने घोटाले हुए हैं उन सब के तार मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए, और हिंदुस्तान का यह पहला मुख्यमंत्री है जो जुआ और सट्टा में कमीशन खाता है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस बीजेपी के नेता फुर्सत में हैं। इस बीच कई नेताओं को उम्मीद थी कि राजस्थान में उन्हें प्रचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर किसी भी नेता को प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, चाहे प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीडी शर्मा हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, इस जो तमाम दिग्गज हैं, चुनाव प्रचार के लिए आलाकमान ने इन्हें नहीं बुलाया है। इधर कांग्रेस ने भी यही हाल है।
कांग्रेस की तरफ से केवल एमपी के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये वो केवल राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम जो बड़े नेता हैं इन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया है। तो इक्का दुक्का नेता प्रदेश के अन्य राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और बाकी जो तमाम दिग्गज हैं वो इस वक्त फुर्सत में हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा। अमित शाह के बेटे से लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 55 प्लस सीट की जीत के दावों, इसके अलावा झीरम जांच समेत ट्रेनों के कैंसिलेशन पर सीएम भूपेश ने केंद्र पर निशाना साधा है। वो अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बना के बैठे हैं। अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं ना, दूसरे बेटे के बारे में क्यों बोलते हैं। अपने बेटे के बारे में बताओ, उसमें कौन सी योग्यता है। जब रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पे था तब 55 सीट से 52 सीट से ऊपर नहीं गया। अब कहाँ से आ जाएगा। तो ये 3 तारीख तक के अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाने के लिए करे, ठीक भी कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास है क्या, जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो 15 सीट से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था, आयोग की जांच न करे तो अड़ंगा डालने के काम तो वही किया था। लगातार जीरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, उनकी सरकार थी। सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो, ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया। और भारत सरकार से जो आदेश आया उसे 2 साल तक दबा क्यों रखा था। तो रमन सिंह जी पता नहीं उसके किस प्रकार से कोई बयान लिखता है, किस प्रकार से जारी करता है, उसको पता भी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सारी घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदार है। रमन सिंह जी आज डीए बढ़ाने के लिए उन्हें पत्र लिखा था। रेलवे में क्यों पत्र नहीं लिखते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और रेलवे के लिए भी पत्र लिखे ताकि सही समय में चले और बंद ना हो। रेलवे में भर्ती भी है, उसके लिए भी चिट्ठी लिख दे तो कुछ युवाओं को भला हो। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झीरम मामले समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। देखिए, सिर्फ महादेव का मामला नहीं, यहां जितने घोटाले हुए हैं उन सब के तार मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए। महादेव का जो सरगना था उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 508 करोड़ रुपए इसको दिया हूं, और हिंदुस्तान का यह पहला मुख्यमंत्री है जो जुआ और सट्टा में कमीशन खाता है। मुख्यमंत्री जी तो 5 साल से कह रहे थे कि झीरम का जो सच है वो मेरे कुर्ते के जेब में है। तो उस कुर्ते के जेब से झीरम का सच कब निकलेगा? या तो हो सकता है कि कुर्ता का जेब सिलवा लिए होंगे। और झीरम के मामले में झीरम का जो आरोपी था 5 साल उनके मंत्रिमंडल में था। मोटरसाइकिल जो स्टार्ट थी झीरम घाटी में, उसमें कौन भागा था? देखिए, कांग्रेस खेमे में सन्नाटा तो है, और जिस प्रकार से बयानबाजी उनके वरिष्ठ नेताओं के आपस में हो रहे हैं, उनके पूर्व विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो अंदर में कुछ ना कुछ तो पक रहा है कांग्रेस के अंदर में। चाहे वो टीएस सिंहदेव साहब का बयान हो, बृहस्पति जी का बयान हो, या कांग्रेस के अन्य नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो है, जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन हमारा विधायक दल अपना नेता चुनेगा। उसके बाद हमारा जो संसदीय बोर्ड है, पार्टी हाईकमान है, वो फैसला करती है कि किस कार्यकर्ता को यह दायित्व देना है। इधर मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस ऐसे अधिकारियों की सूची भी तैयार कर रही है जिन पर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराने का आरोप है। कांग्रेस इस सूची को पूर्व सीएम कमलनाथ के पास भेज रही है। बीजेपी कह रही है कि अधिकारियों ने निष्पक्ष तरीके से काम किया है। साथ ही कांग्रेस की सूची पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के बाद इस तरह के काम हमेशा से करते आई है।
इंदौर में लगातार इस 3.5 साल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के कहने पे अधिकारियों और प्रशासन ने किया है, लंबी सूची इंदौर से तैयार हो रही है। और अभी चुनाव के दौरान ही देखा किस तरह कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, मीडिया विभाग प्रमुख जिस तरह से गलत धाराओं में और गलत केस उन पर रजिस्टर्ड करने का कार्य किया गया, तो किसी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ को ऐसे हमारे लिए सारे अधिकारी समान हैं, कभी कोई पार्शलिटी किसी के साथ नहीं की जाती है। अब वैधानिक रूप से जो भी ट्रांसफ़र प्रमोशंस होते हैं वो समय समय पर किए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किसी से कोई विरोध या किसी से कोई समर्थन, ऐसा कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को शहर शहर आग देखने को मिली। पहली तस्वीर आपको कवर्धा से दिखा रहे हैं, जहां पर सूरजपुर गांव में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, जिसमें रखा जो पैरा था वो जलकर राख हो गया। दूसरी तस्वीर भिलाई से, जहां पर भीषण आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जबकि जो तीसरी तस्वीर है ये बालोद की है। डोंडी इलाके में आग से एक ट्रक जलकर खाक हो गया। सागर के ग्राम देहरी में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। तीनों बच्चे 6 से 8 साल के बताए जा रहे हैं। बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। इनमें से 2 सगे भाई हैं और एक बालिका है। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें काफी देर तक बच्चे नहीं दिखाई दिए, तो उनकी तलाश शुरू की गई, जहां गड्ढे के पास बच्चों की चप्पल दिखाई दी। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या का आरोप पिता और छोटे भाई पर लगा है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। पिता ग्वालियर के एसएएफ 13 बटालियन में प्रधान आरक्षक हैं, जबकि मृतक आरक्षक भोपाल जिला पुलिस बल में आरक्षक के पद पर तैनात हैं। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल गिरवाई थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 1:30 बजे जब पुलिस गश्त पर थी, तभी एक बाइक पर 3 लोग उन्हें दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोका टोका तो आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब बाइक सवार लौटा तो तीसरा व्यक्ति गायब था। पुलिस को आशंका हुई तो पड़ताल शुरू की गई। कुछ दूर जाकर 13 बटालियन एसएएफ की बाउंड्री के पास झाड़ियों में पुलिस को एक डेड बॉडी दिखी। बॉडी अकड़ी हुई थी, खून निकल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को मर्चुरी पहुंचाया। आज सुबह फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो मृतक की पहचान भोपाल जिला पुलिस बल में तैनात आरक्षक अनुराग राजावत के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया ही ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। इसमें सबका पंचनामा करा के और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो उनके पिता हैं सुखबीर और मृतक का भाई गोविंद, ये पुलिस अभिरक्षा में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अनुराग राजावत पुलिस विभाग में आरक्षक चालक के पद पर भोपाल में जिला बल में तैनात है। की पीडीएस दुकान में एक सेल्समैन शराब और चिकन की पार्टी करता दिखा। मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर सेल्समैन ने सामग्री छुपाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो एसडीएम के पास पहुंचने पर जांच की गई। हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जहां चारों तरफ शराब की बोतल और गंदगी दिखी। पूरा मामला चंद्रपुरा की भावना महिला बहुउद्देशीय भंडार समिति का बताया जा रहा है। हम सर बाहर थे, वो लोग ले आए थे बिना आपकी परमिशन के। कैसे ले आए? क्या सर, हम काटते हैं बाहर पर्ची, तो यहाँ बचता है, यहाँ पर मशीन नहीं चलती है अंदर। नहीं तो सर यहाँ से वो पी रहे होंगे, लेकिन हमने देखा नहीं। हमने मुर्गा बिरयानी भर देखी कि वो लेकर आए थे। नहीं, बिरयानी देखी है हमने सर, वो बिरयानी लेकर आए थे। नहीं, शराब नहीं देखी सर। जब अभी आप लोग आए, जब देखा हमने कि क्वार्टर रखे थे। मैंने यहाँ गड़बड़ी ये पाई गई कि यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, ना संस्था का नाम लिखा हुआ है, और जो वितरक हैं उन्होंने 10 लोगों को वितरण किया है। स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला, न दिया उन्होंने, और न वितरण रजिस्टर दिया। खाली क्वार्टर मिले हैं परिसर में, वो भी मैंने लिखा है, पंचनामा में लिखा है। दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर व्यापारी से पैसों की डिमांड करने वाली महिला की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस ने महिला के बाद उसके पति को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने ब्लैकमेलिंग के पैसे अपने अकाउंट में डलवाए थे, साथ ही सांसद का प्रतिनिधि बनकर लोगों को धमकाता भी था वो। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था और व्यापारी पर मकान अपने नाम कराने और ज्वेलरी का दबाव बनाया जा रहा था। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी जो महिला है वो जमानत पर बाहर है।
ये महिला जो है इनके साथ जो है संपर्क में रही थी, बाद में जो है लगातार इनसे पैसे की डिमांड कर रही थी और साथ ही साथ जो है इसने एक जो है तलाक भी, तथाकथित तलाक भी ले लिया था इसने, ताकि जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उससे मकान अपने नाम पे करवा सके। तो ये 2 तथ्य अभी पुलिस के सामने आए हैं, तो जिसके बेसिस पे ये महिला और इसके पति दोनों को आरोपी बनाया गया और पूरा प्रकरण अभी विवेचना में। मध्य प्रदेश में चेकपोस्ट पर अवैध वसूली से परेशान ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अब महाकाल की शरण लिया। सभी दूर शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई नहीं होने पर जो परेशान है ट्रांसपोर्ट व्यापारी, इन्होंने अब महाकाल भगवान को खत लिख दिया है, पत्र लिख दिया है। और पत्र में क्या लिखा है? निवेदन किया है कि प्रदेश में नई सरकार जब बने तो चेकपोस्ट पर जो अवैध वसूली हो रही है, इसे बंद करने की सद्बुद्धि सरकार को दी जाए। और इस पत्र की प्रति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजी गई है। बाबा महाकाल की शरण में जाने के सोचा और बाबा महाकाल को पत्र लिखकर याचना करी और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आने वाली सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। एमपी में हर साल की तरह इस साल भी किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। बोवनी के सीजन में किसान खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं और उन्हें 3 दिन बाद खाद मिल रहा है। मुरैना के किसानों ने अफसरों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इधर दतिया की बात करें तो कृषि उपज मंडी में कई अव्यवस्थाएं दिख रही हैं। किसानों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्वालियर की बात करें तो किसानों ने अधिकारियों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। हालांकि सभी जगहों पर प्रशासन ने पर्याप्त खाद भंडारण का दावा किया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। 3-3 दिन तक लाइन लगानी पड़ रही है। भाई भागते बाद 3 दिन हो गए लाइन में लगते पर आज टोकन का नंबर आया, कल में टोकन मिली थी, आज नंबर आया, कल दिन ने 5-5 कट्टे दिए डीपी यूरिया के, आज 3-2 क्यों दे रहे हैं ये सब? कल मुझको टोकन मिला था तो ये मैंने सुना था कि मतलब 3 कट्टे यूरिया के और 3 कट्टे डीएपी के मिले। आज मैं आया हूँ तो ये कह रहे हैं कि 2 कट्टे डीएपी के मिलेंगे, 3 यूरिया के मिलेंगे। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है खाद की कोई कमी जिले में नहीं है। निरंतर खाद आता रहा है और वितरण केंद्रों पर पहुँचाए जाते रहे हैं। आप यदि बताएंगे कहीं विशेष भीड़ है तो उसका विशेष ध्यान अभी रखा जाएगा। 2 बजे रात से आते हैं सर, कोई खाद नहीं मिलता है। ये स्टाफ पर्चियाँ बांटता है तो जो संपर्क के लोग होते हैं लोगों को दे देते हैं, बकाया लोग बैंक में लगे खड़े रहते हैं। एसडीएम के नेतृत्व में कल ही हमने एक टीम गठन की है जो खाद वितरण पे निगरानी रखेंगे। उनके साथ हमने डीएमओ के एक व्यक्ति को भी दिया है और इस प्रकार की जो सूचनाएं वितरण से संबंधित आती है उसमें 2 किस्म की संभावना रहती है। एक तो लाइन लगा है और दूसरा ये कि खाद की कीमतें सही नहीं है। आप जानते हैं कि अभी आम चुनाव था मध्य प्रदेश में विधानसभा का, सारी प्रशासनिक मशीनरी उसमें व्यस्त थी, इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ है, लेकिन स्टॉक की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है शासन को पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, पूर्ति कैसे की जाए। प्रदेश में इस पर अच्छी तरह विचार किया होता तो खाद का संकट नहीं आता। महासमुंद के अछोली गांव के किसान प्रशासन की लापरवाही के चलते परेशान हैं। 483 किसान अपने धान को समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। दरअसल अछोली के किसानों के लिए ग्राम बेलटुकरी में नया धान उपार्जन केंद्र खोला गया, लेकिन इस किसानों का जो डेटा है आज तक भोरिंग खरीदी केंद्र से ट्रांसफर नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों का डेटा यहां दिख नहीं रहा है। किसान 1 नवंबर से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं किया गया है। पहले ना हम लोग बोरिंग सोसाइटी उपार्जन केंद्र में धान बेचते थे। इस साल मांग किए हम लोग कि बेलटुकरी और अछोली मिला के हमको अलग दिया जाए करके, तो शासन ने स्वीकृति दे दिया है, लेकिन अछोली वाले जाते हैं टोकन कटवाने तो भी अभी तो आपका डाटा नहीं आया है, नहीं दे पाएंगे। धान ला भोरिंग बेलटुकरी भोरिंग में बेचते रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, अब नवा केंद्र खुल गए बेलटुकरी में, तो वहाँ जाथन तो वहाँ धान निबी के कहा थे, और भोरिंग में जाथन तो भोरिंग में धान निबी के कहा थे। ये समस्या है, खेत खार में सब धान पान परे 11 बाड़ी में। उनका त्रुटिवश भोरिंग में मैपिंग हो गया था। इसके सुधार के लिए सीसीबी नोडल से हमको प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, हमने शासन को लिख दिया है और एनआईसी इसमें सुधार कराने के लिए पत्र लिखा गया है, तो जल्द से इसमें सुधार हो जाएगा।
अपने किसी साथी की मौत का दुख जिस तरह इंसानों को होता है, ठीक वैसी ही पीड़ा जानवरों को भी होती है। कुछ ऐसा ही नजारा पेंड्रा के कोटा में देखने को मिला। दरअसल यहां करंट की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने बंदर के शव का अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस दौरान वहां पर बंदरों का पूरा झुंड पहुंच गया और अंतिम विदाई दी अपने साथी की। इस नजारे को जिसने भी देखा भावुक हो उठा। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखा तो गुलाब नमक डालना का, नमक भी डाले।